नमस्कार। उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा हम लोग एक समसामयिक घटनाक्रम को लेकर एक टॉपिक देख रहे हैं और वह टॉपिक हमारे सामने है रूस यूक्रेन विवाद और भारत पर उसका प्रभाव। हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर नहीं जाएंगे, जिसमें हम यह देखें कि रूस यूक्रेन विवाद के विषय वस्तु क्या है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण उसका क्या है, किन किन पक्षों को शामिल कर रखा है, कब यूक्रेन सोवियत संघ का भाग बना, अलग होने की प्रक्रिया जो सारी है, उन सारी सब चीज़ों से परे हटते हुए हम लोग सिविल सेवा के दृष्टिकोण से यह देखेंगे कि जो रूस यूक्रेन विवाद है उसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ सकता है। यदि हम मैप देखें रूस यूक्रेन का, तो पोलैंड, बेलारूस, रूस, यह सारे जो क्षेत्र हैं यह उसके साथ संबद्ध हैं। यह जो हम उसका क्रीमिया वाला क्षेत्र देखते हैं, इस क्रीमिया वाले क्षेत्र को वर्ष 2014 में रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है और यही बहुत बड़ा कारण रहा कि अमेरिका ने उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध आरोपित किए। और एक वर्ड आप बार बार सुनते हैं, काटसा के प्रावधान, वही काटसा भी उसने उसी वक्त लागू किया। अभी के समय की अगर हम स्थिति को देखें तो रूस यूक्रेन के विवाद की अंतर वस्तु के अंदर हम इस चीज को देखेंगे कि यूक्रेन की इच्छा है कि वह नाटो के सदस्य देश के तौर पर शामिल हो जाए। नाटो जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आप कहें कि पूंजीवादी विचारधारा के प्रोत्साहन करना और जो सोवियत संघ की विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा थी, उसको नियंत्रित करने के परिणाम स्वरूप स्थापित हुई। जब आप देखेंगे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात नाटो बना रहा, लेकिन सोवियत संघ ने जो एक सैन्य संगठन स्थापित किया था वारसा, वह समाप्त हो गया। नाटो की शुरू से ही मंशा यह रही है कि वह जो रूस है, रूस के आसपास के देशों के साथ वह संबंधों को बेहतर करे और उनको नाटो मेंबर का दर्जा दे। नाटो के साथ एक चीज स्पष्ट तौर पर जुड़ी हुई है, वह यह जुड़ी हुई है कि किसी एक राष्ट्र के विरुद्ध किया गया आक्रमण संपूर्ण संगठन के विरुद्ध किया गया आक्रमण के तौर पर जाना जाएगा। और इसी ब्रह्म वाक्य को लेकर जो नाटो है वह आगे बढ़ा है। जो जितने भी राष्ट्र यहां पर हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज के, वह बहुत सारे राष्ट्र इसमें शामिल हो गए हैं। अब आप सिंपल सा सोचो कि यदि यूक्रेन के अंदर नाटो स्थापित हो जाता है, इसका मतलब है नाटो की सेनाएं वहां स्थापित होंगी और जब नाटो की सेनाएं वहां स्थापित होंगी तो एक बहुत बड़ा पक्ष उसमें शामिल होगा कि अमेरिका की फोर्सेस हैं वो यहां पर शामिल हो जाएंगी। और यदि अमेरिका की फोर्सेस शामिल होंगी तो रूस के ऊपर हमेशा से ही एक नियंत्रणकारी व्यवस्था स्थापित होने की संभावना है। रूस का कहना है कि हम आक्रमण यूक्रेन के ऊपर नहीं करेंगे यदि अमेरिका यह लिखित आश्वासन दे कि वह नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने जब इसका आश्वासन देने से मना कर दिया तो आप फरवरी माह के अंतिम दिनों में आप देखेंगे 24 तारीख के दिन जो रूस है, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और यह जो आक्रमण है वह मैसिव है। एक चीज और मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिपोर्ट प्रकाशित हो रही हैं, जब हम लोगों ने इस विवाद को देख रहे हैं तब हम यह सोचते हैं कि रूस को इसमें टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन उसकी खुद की जो इंटरनल रिपोर्ट है वह कहती है कि 14 से 21 दिन का पीरियड उसको चाहिए इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने में। अब कीव के आसपास का जो क्षेत्र है यहां तक रूस की सेनाएं पहुंच गई हैं। अब यह तो विवाद की स्थिति हो गई, हम इसके उस पक्ष पर चर्चा करते हैं जो पक्ष यह है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभाव अगर भारत और रूस के संबंधों को देखा जाए तो यह बहुत पहले से ही संबंध स्थापित हैं। आपको याद होगा कि सन 1971 में दोनों राष्ट्रों ने शांति और मित्रता की संधि की है
और लगभग लगभग 6 ऐसे बड़े अवसर आए हैं जिसमें कि रूस ने भारत का साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसने या तो भारत के समर्थन में वीटो इस्तेमाल किया है या प्रस्ताव को शुरुआत में ही आने से रोका है। अब इस विवाद की स्थिति ने सबसे पहला जो भारत के ऊपर प्रभाव डाला है कि भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौती है। अब उसको यह देखना है कि उसको रूस की तरफ जाना है कि उसको अमेरिका की तरफ रहना है। जब भारत 2 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अब्स्टेन किया है इस मुद्दे पर, रूस को क्रिटिसाइज करने का जो प्रस्ताव पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा लाया गया था उसमें भारत ने अपने आप को विड्रॉ किया है, तो पश्चिमी राष्ट्रों ने इसकी तीव्र आलोचना की है। तो पहला प्रभाव आपको यह दिखेगा कि भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौती है। दूसरा पक्ष आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम अध्ययन करते हैं और यह आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्यता का दावा कर रहा है, तो यदि भारत लगातार ऐसा प्रयास करे जिसमें पश्चिमी राष्ट्रों की इच्छा के विपरीत वह रूस का साथ दे, या तो प्रस्ताव पर प्रत्यक्ष तौर पर रूस की भागीदारी के संदर्भ में वह खुलकर सामने आ जाए, या वह दूसरा करे कि अब्स्टेन कर दे, यानी कि हम बैठक से बाहर निकल गए, हमने वोट नहीं किया, दोनों ही परिस्थितियों में यह माना जा रहा है कि भारत रूस का साथ दे रहा है। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावा कमजोर होने की संभावना है। यानी कि पश्चिमी राष्ट्र यह मान के चलेंगे कि भारत क्या करेगा, कल को यदि उसको स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो हो सकता है वह हमारी इच्छा के अनुरूप काम ना करे, या वह ऐसा भी कर सकता है कि जो उसके फेवरेबल कंट्री होगी उसके साथ वह संबंधों को वरीयता दे दे। तो दूसरा पक्ष है वह यह शामिल है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने आंसर राइटिंग के वक्त या इस विषय को समझते वक्त रखनी है कि जो चीन का व्यवहार है, चीन का जो मुखरवादी व्यवहार है, मुखरवादी व्यवहार मतलब असर्टिव बिहेवियर, मतलब कि पिछले कुछ समय से चीन आप देखेंगे लगातार पड़ोसियों के साथ अपने सैनिक संघर्ष में उलझा हुआ है। यदि इस घटना को आप एक पीरियड के साथ डिनोट करें कि सन 1962 का यदि आप पीरियड ध्यान करेंगे तो सन 1962 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक घटना घटित हो रही है, वह है क्यूबा मिसाइल संकट। और यही 1962 का पीरियड है चीन द्वारा भारत पर आक्रमण। ऐसी स्थिति कब हुई है? ऐसी स्थिति तब हुई है जब 1962 में जब दो बड़ी शक्तियां आपस में उलझ जाती हैं तो तीसरी शक्ति को अपना उल्लू सीधा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसको अपने हितों की पूर्ति के लिए कहीं अवसर मिल जाता है। वैसी ही स्थिति का निर्माण वर्तमान समय में भी हो सकता है जब अमेरिका और रूस आपस में उलझे हुए हैं। यही वह समय है जब यह चीज
दिख सकती है कि चीन का अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जो व्यवहार है, जो उसका दृष्टिकोण है, उसमें आक्रामकता का समावेश हो सकता है। तो भारत के ऊपर प्रभाव के संदर्भ में देखा जाए तो इन 3 बिंदुओं के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। एक चौथा पॉइंट यह भी शामिल प्रभाव के तौर पर यह भी हो सकता है कि जो रूस के साथ रक्षा आयात में गिरावट आ सकती है। इन चीजों को आपको इस संदर्भ में भी देखना है कि जब अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों ने रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं तो अब वह कोई भी ट्रांजैक्शन कर पाने में संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि स्विफ्ट प्रणाली है, वह भी उस दायरे से भी उसको बाहर कर दिया गया है। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि यह जो प्रभाव है वह इतने सारे पक्षों को लेकर चले हुए हैं। रूस के साथ आयात में यदि कमी आ जाएगी तो भारत को ना चाहते हुए भी अपनी रक्षा तैयारियों में खर्च में वृद्धि करनी पड़ेगी। यह सारे पक्षों को आपको भारत के ऊपर जो रूस और यूक्रेन का जो संकट है उसके प्रभावों के आधार पर देखना पड़ेगा। और भारत की यही बहुत बड़ी दूरंदेशिता का परिचय आपको दिखेगा कि जो हम रुपे कार्ड देखते हैं, हमारे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एक मास्टर कार्ड चल रहा है, एक वीज़ा कार्ड चल रहा है और एक अल्टरनेटिवली रुपे कार्ड चल रहा है। मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड है, यह वेस्टर्न कंट्री मुख्य रूप से अमेरिका का सिस्टम है। हम जो भी खर्च करते हैं उसका जो हम कार्ड स्वैप करते हैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट उन कंपनियों को ट्रांसफ़र होता है। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो जो ये सुविधाएं थी, वीज़ा और मास्टर कार्ड की सुविधा थी, रूस में रुक गई। लेकिन यही भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक विजनरी अप्रोच थी कि उन्होंने एक रुपे अल्टरनेटिव कार्ड को इस्टेब्लिश कर दिया है। एक तो ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे थे, जो विदेश में पैसा जा रहा था, वो रुक गया। और यदि भविष्य में कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि भारत के ऊपर ऐसे कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं, उस स्थिति में जो यह कार्ड है वह हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो यदि हम सिविल सेवा के दृष्टिकोण से रूस यूक्रेन विवाद देखें और भारत पर जो उसके संभावित प्रभाव हैं, वह इतने सारे पक्षों को लेकर चल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो यह विशेष सत्र है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह आपको इस विषय पर बेहतर समझ विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।